और इसी बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है क्रिमिया ब्रिज से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि क्रिमिया ब्रिज की मरम्मत को लेकर पुतिन की अहम बैठक हुई है। इसमें यह तय किया गया है कि 20 दिसंबर तक ब्रिज को पूरी तरह से चालू कर दिया जाएगा। ब्रिज के दोनों लेन को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा और ब्रिज के टूटे पिलर्स को अब मरम्मत कर लिया गया है। पुतिन ने इस बात का दावा किया है। साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल एक ही लेन पर ट्रैफिक की आवाजाही चालू है। आपको 13 अक्टूबर को TV9 भारतवर्ष ने ग्राउंड रिपोर्ट बताई थी कि किस तरह से ये क्रिमिया ब्रिज लगातार लाइन ऑफ फायर के बीच में आ सकता है और वही हुआ था। अब जिसके बाद 20 दिसंबर को पूरी तरह से ब्रिज को खोल दिया जाएगा। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। समझाते हैं कि किस तरह से क्रिमिया ब्रिज को लेकर जो कि एक करारा तमाचा था व्लादिमीर पुतिन के ऊपर, अब उसे वो वापस से दुरुस्त करके जल्द से जल्द अपनी स्ट्रांग पोजीशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस की नाक किस तरह से क्रिमिया ब्रिज पर अटकी हुई थी और क्रिमिया के कर्च पेनिनसुला को रूस के क्रास्नोदार क्राल से जोड़ता है। साथ ही ब्रिज में 4 लेन रोड और डबल ट्रैक रेल रोड मौजूद है। 19 किलोमीटर तक यह फैला हुआ यूरोप का सबसे लंबा ब्रिज है। साथ ही रूस को ब्रिज बनाने में 3.7 बिलियन US खर्च करना पड़ा था और 15 मई 2018 को व्लादिमीर पुतिन ने खुद ब्रिज का उद्घाटन किया था, उस पर एक ट्रक चलाकर, और ऑनलाइन वोट के जरिए पुल का नाम क्रिमिया ब्रिज पड़ा था। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर 2022 को क्रिमिया ब्रिज पर धमाका हुआ था और धमाके के दूसरे दिन ही रूस ने यूक्रेन पर 80 मिसाइलें दागी थी काउंटर अटैक के तौर पर, इस बात को बताते हुए कि अगर आप स्ट्रैटेजिक एसेट्स पर हमला करेंगे तो हम पूरे के पूरे यूक्रेन पर हमला करेंगे। कर्नल सिंह, क्या ये एक कोशिश है व्लादिमीर पुतिन की कि अगर आप स्ट्रैटेजिक एसेट पर हमला करेंगे तो हम 24 घंटे में उसे पार्शियली शुरू कर देंगे, लेकिन अब हम थोड़ा समय लेंगे लेकिन वापस उसे रिस्टोर कर लेंगे? एक स्ट्रांग मैसेजिंग है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, आप हमारा परमानेंट नुकसान नहीं कर सकते। क्रीमिया ब्रिज जो है अपने आप में न केवल रशिया के लिए बट पुतिन के लिए एक पर्सनल प्रेस्टीज पॉइंट है, स्ट्रैटेजिक असेट भी है, लेकिन एक ये पर्सनल प्रेस्टीज पॉइंट है कि जिस ब्रिज का उसने इनॉग्रेट किया आपने उसी पर अटैक कर दिया। मुझे लगता है कि रशिया एक अलग तरीके की पोस्चरिंग करता है कि अगर आप इसको स्ट्रैटेजिक लेवल पर डैमेजिंग पर लेकर जाते हैं तो हम भी इसको रेसिप्रिकेट करेंगे। हम 80 मिसाइल छोड़ेंगे, 90 मिसाइल छोड़ेंगे, नंबर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, टारगेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने एक ये सॉफ्ट टारगेट ले लिया, हालांकि इट्स स्ट्रैटेजिक टारगेट, बट पूरे के पूरे 19 किलोमीटर के ब्रिज को आप 24 घंटे हर जगह पर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल जायज़ है। इसी तरह उसकी रेसिप्रिकेशन में रशिया भी प्रूव कर रहा है कि आप भी अपने पूरे के पूरे यूक्रेन को बचा नहीं सकते, हम भी आपके स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को एम कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, ग्रुप कैप्टन पांडे, एक क्विक आंसर, क्या ये केवल और केवल रिस्टोरेशन है, केवल मैसेजिंग है, या फिर पुतिन की जरूरत भी है क्रिमिया ब्रिज को पूरी तरह से रिस्टोर कर ले ताकि उनकी सप्लाई चेन विंटर्स में ठीक से बने रहे? बिल्कुल, दोनों बातें हैं इसमें कि ये प्रेस्टीज इशू तो है ही पूरे विश्व में। देखिए, इसे कहा जाता है कि 8 और 9 अक्टूबर की जो घटनाएं हैं वो इसमें ट्विस्टर है। 24 फरवरी के बाद ये ऐतिहासिक डेट हो गई है 8 और 9 अक्टूबर। तो निश्चित रूप से ब्रिज का रिपेयर होना प्रायोरिटी उनके लिए था और अब वो जैसा एक लेन तो शुरू हो चुकी है, दूसरा लेन बता रहे हैं दिसंबर तक हो जाएगी। बिल्कुल, और सर जो क्रीमिया में उनकी तैनाती है वहां तक चाहे रसद हो या फिर सेना की सप्लाई चेन, उसको बिल्कुल सप्लाई चेन को दुरुस्त रखना, उसे जारी रखने के लिए बहुत जरूरी था। और अब 20 दिसंबर को अब जो लेन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था उसको भी खोल दिया जाएगा, पूरी तरह से चालू हो जाएगा कर्च ब्रिज। इन सब के बीच देखिए एक और बड़ी खबर है, और कैसे नेटो वर्सेस जो ईरान है, अब ये टेंशन और एस्केलेट होती नजर आ रही है। आप इसको समझिए, रूस को ईरान की मदद से नेटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग काफी बुरी तरह से भड़क गए। क्या कहे आप ये समझिए, रूस को किसी तरह की मदद स्वीकार नहीं है।
जेंस स्टोल्टनबर्ग की तरफ से ये बयान सख्त रुख। रूस को ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल लगातार ईरान की तरफ से दिया जा रहा है। यूक्रेन में 400 ईरानी ड्रोन्स का इस्तेमाल अभी तक रूस कर चुका है। रूस को नई बैलिस्टिक मिसाइल दे सकता है ईरान। तो कैमाकाजी ड्रोन किस तरह से तबाही मचा ही रहा है यूक्रेनी वॉर जोन में, यह हमने देखा जो ईरान की तरफ से प्रोवाइड की गई है। और अब जेंस स्टोल्टनबर्ग की तरफ से बहुत बड़ी वार्निंग ईरान को। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अंजलि बताइए। बिल्कुल करुणा, इसी से जुड़ी डिटेल्स आगे हम नीचे जाकर इंफॉर्मेशन वॉल पर शेयर करने वाले हैं कि आखिर किस तरीके की गहमा गहमी है। नाटो चीफ स्टोल्टनबर्ग एक बार फिर से ईरान को धमकाते हैं और यह भी अंदेशा जताते हैं कि ईरान फिर से बैलिस्टिक मिसाइल रूस को दे सकता है। याद होगा आपको ईरान को लेकर के क्या कहा गया था। ईरान क्योंकि रूस की मदद इस युद्ध में कर रहा है और ईरान की भूमिका पर इससे पहले भी जो पश्चिमी देश हैं, नाटो है, वो धमका चुका है, चेतावनी दे चुका है कि अगर कोई भी भूमिका पाई गई ईरान की कि रूस की वो मदद कर रहा है इस युद्ध में, तो फिर उसके लिए अंजाम जो है वो बहुत गंभीर होंगे, परिणाम भुगतने के लिए वो तैयार रहे। रूस को ईरानी हथियार, नाटो का आर पार। नाटो ने क्या कहा है ये अब जरा जानिए इंफॉर्मेशन वॉल पर। किसी भी हाल में रूस की मदद मंजूर नहीं की जाएगी, ये साफ साफ नाटो की ओर से कहा गया है। इस अवैध युद्ध में कोई भी देश रूस का साथ ना दे, ये स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है ईरान के लिए, ये बताते हुए कि रूस की मदद ना करे। यूक्रेन में पुतिन पूरी तरह से फेल हो रहे थे, लेकिन नाटो को यह लगता है कि क्योंकि ईरान ने हथियार दिए हैं, अपने ड्रोन्स दिए हैं, इसलिए रूस को मदद मिल रही है। अब हर दिन पुतिन की बर्बरता बढ़ती जा रही है। नाटो चीफ स्टोल्टनबर्ग का यह अहम बयान है। यूक्रेनी नागरिकों से पुतिन बिजली पानी छीन रहे हैं। आरोप लग रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के ऊपर कि वो एनर्जी क्राइसिस क्रिएट करना चाह रहे हैं। लेकिन अमिताभ जी, ईरान ने कभी ये माना नहीं है कि वो रूस की मदद कर रहा है युद्ध में। ईरान ने कभी ये कबूला नहीं है कि वो हथियार दे रहा है रूस को। नाटो चीफ बार बार चेतावनी देते हैं ईरान को। ईरान की भूमिका आप कैसी देखते हैं? और पुतिन पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि जानबूझकर एनर्जी क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं, बर्बर हो रहे हैं इस युद्ध में पुतिन। देखिए, ईरान और रूस की दोस्ती कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। और अगर आप इस ड्रोन के हमले को भी देखें, रूस क्यों ईरान से ड्रोन ले रहा है? क्योंकि वो उसकी मिसाइलें कम पड़ी, और ये फैक्ट है, सब लोग इसको सब्सटैंशिएट करते हैं। उस मिसाइलों की कमी को पूरे करने के लिए ये कामिकाज़े ड्रोन या अन्य ड्रोन खरीद रहा है। अगर ईरान इनकी, और ईरान के पास अभी स्टेक में क्या है? उसके पास सैंक्शंस बचाने के लिए कुछ है नहीं। सब चीज़ पे सैंक्शंस लग चुके हैं। जो उनके रिपब्लिकन गार्ड्स हैं उन पर, जितनी एलीट फैमिलीज है ईरानियंस पे, उन पे सैंक्शंस लग चुके हैं। खुद तेल बेचने की मनाही है। तो ईरान को इसमें कुछ हारना नहीं है, जो भी है वो जीतना ही है। और ये प्रूव भी कर रहा है ईरान अपने रीजन में, खासकर इजराइल को, कि वो अभी भी पॉलिटिकली और मिलिटरली पावरफुल है। तो ईरान के लिए, और सर इसमें एक और चीज है, मैं पांडे सर आपसे चाहूंगा जानना कि जो ईरान की अपनी खुद की खुन्नस है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, अमेरिका के साथ, क्या वो रूस के जरिए उसे पूरे करने की कोशिश भी नजर आ रही है? निश्चित रूप से, क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच में जो न्यूक्लियर डील का मामला है वो काफी लंबा किस्सा चला आ रहा है। और वो एक तिलमिलाहट है ईरान की कि वो किस प्रकार से अमेरिका को जो है वो पटके नहीं दे। तो इस दिशा में उसका एक कदम हो सकता है। लेकिन जो शायद 136 और उसके बाद और बेहतर जो कामकाजी ड्रोन की जो है आशंका जताई जा रही है वो आएंगे, तो जो इससे डैमेज हुआ है उसके बाद पूरे नाटो कंट्रीज हिल गए हैं कि जो कामकाजी ड्रोन जिनका कि जापान में शुरुआत हुई थी और उन्हीं के नाम पर ये है, तो इन ड्रोन्स के और घातक होने से जो डैमेज कंट्रोल है यूक्रेन के लिए वो बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। इसका प्रति उत्तर नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इसके अगेंस्ट जो बोल रहे हैं कि एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स वो देंगे यूक्रेन को, अमेरिका की तरफ से वादा किया गया है, लेकिन वो सिस्टम्स कब आएंगे और कितने कारगर साबित होंगे ये वक्त बताएगा। हमारे उस पर बनी रहेगी सर। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।